विक्टोरियन एज का ऑप्टिमिज्म खत्म हुआ। अब शुरू हुआ कंफ्यूजन, लोनलीनेस और आइडेंटिटी क्राइसिस का जमाना। वेलकम टू द मॉडर्न एज। सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू CUTPG R24/7। दिस शाल्वी सिंह। आज के 10 मिनट के सेशन में हम मॉडर्न एज को कवर करने वाले हैं। एज यू ऑल नो कि एंग्लो सैक्सन से लेके मैं विक्टोरियन एज तक के सारे एज को बहुत ही क्रोनोलॉजिकली 10-10 मिनट में कवर कर चुकी हूँ। अगर नहीं देखे वीडियो तो जाके देख लो बच्चों। आज के इस 10 मिनट के सेशन में मॉडर्न एज को कवर करेंगे, टाइमलाइन, थीम्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल बैकग्राउंड, और सबसे इंपॉर्टेंट इस एज में कैसे राइटर्स लिख रहे थे, कौन से वर्क्स लिख रहे थे, कैसे राइटर्स फेमस थे, सारे टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द मॉडर्न एज, इंग्लिश लिटरेचर का, ब्रिटिश लिटरेचर का द मॉडर्न एज। टाइमलाइन है 1901 से 1945। तो टाइमलाइन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि टाइमलाइन से क्वेश्चन आता है। मैच द कॉलम में एक साइड एजेस और एक साइड टाइमलाइन आ जाती है, आपको मैच करना होता है और ये एग्जाम में आ चुका है। तो बात करते हैं 1901 की। तो 1901 से हम मानते हैं कि मॉडर्न एज स्टार्ट होता है। 1901 में क्वीन विक्टोरिया की डेथ हो जाती है। क्वीन विक्टोरिया ने इसके पहले इंग्लैंड पे रूल किया था। उनके शासनकाल को या फिर उनके रूलिंग टाइम को हम विक्टोरियन एज कहते थे। उनके डेथ के बाद स्टार्ट होता है हमारा मॉडर्न एज। देन 1945 में हमारा मॉडर्न एज खत्म हो जाता है। उसके बाद स्टार्ट होता है पोस्ट मॉडर्न एज, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। चलो, तो अब बात करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की। किसी भी एज में कैसी राइटिंग्स लिखी जा रही थी वो कहीं ना कहीं उसके हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल बैकग्राउंड से इन्फ्लुएंस्ड होती है। तो देखते हुए चलते हैं। एन एरा ऑफ अनप्रेसिडेंटेड अपीवल, आइंस्टीन एंड फ्रॉइड रिवोल्यूशनरी आइडियाज। सिगमंड फ्रॉइड के कुछ ऐसे आइडियाज लाइक इड, ईगो, सुपर ईगो, साइको एनालिसिस और क्या था वो, ओडिपस कम्प्लेक्स, ये सारे आइडियाज़ वो डेवलप कर रहे थे और आइंस्टीन की न्यू डिस्कवरीज हो रही थी। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी मॉडर्न एरा को इन्फ्लुएंस कर रही थी। नाउ 1901 में डेथ हो जाती है क्वीन विक्टोरिया की। 1914 से 1918 तक चलता है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। हम मानते हैं कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का इन्फ्लुएंस डायरेक्टली इन्फ्लुएंस रहा है मॉडर्न एज में, और वर्ल्ड वॉर सेकेंड का इन्फ्लुएंस ज़्यादातर रहा है पोस्ट मॉडर्न एज में। ठीक है, तो 1917 में रशियन रिवोल्यूशन, रशिया में रिवोल्यूशन हुआ। 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आ जाता है ब्रिटेन में। लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं बिकॉज ऑफ द ट्रॉमा ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। और 1939 से 1945 तक वर्ल्ड वॉर सेकेंड होता है। ठीक है, These events created uncertainty, alienation and disillusionment. वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जब होता है तो लोग सोचते हैं कि इससे बुरा अब क्या ही होगा। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट देख लिया हमने, पर उनको नहीं पता था कि अभी इससे भी बुरा बहुत कुछ होने वाला है। वर्ल्ड वॉर सेकेंड हो जाता है। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद लोगों में एलियनेशन, लोनलीनेस, ट्रॉमा, डिप्रेशन जैसी चीज़ें आने लगती हैं। कहीं ना कहीं फिर भी उनके अंदर वो जो भगवान के लिए फेथ है वो होता है। बट वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद सारी चीज़ें, जैसे कोई भी बिल्डिंग एकदम से धाराशाही हो जाती है, सारी जो उनके ट्रस्ट थी, फेथ थी, वो सब धाराशाही हो जाती है। ठीक है, चलो अब देखते हैं मेन फीचर्स। ब्रेकिंग द ट्रेडिशनल मोल्ड। तो मॉडर्न लिटरेचर किस किस चीज़ पे फोकस कर रहा था हम देखते हुए चलेंगे। पहले तो रिजेक्शन ऑफ ट्रेडिशनल वैल्यूज़। जो भी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ थी कि लाइक किसी भी वर्क के एंडिंग में हमें कुछ मोरल टीचिंग मिलनी चाहिए, एक स्ट्रक्चर में वर्क लिखा जाना चाहिए, उसमें कुछ गुड और कुछ एविल की थीम हो, ऐसा कुछ भी नहीं लिख रहे थे अब राइटर्स अपने मन से लिख रहे थे, सब कुछ अपने अकॉर्डिंग कर रहे थे। देन एक्सपेरिमेंटेशन आपको वर्क्स में देखने को मिलेगा, लाइक नॉन लीनियर नैरेटिव पहले लीनियर होता था कि स्टोरी ऐसे जा रही है और अब स्टोरी ऐसे 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 जा रही है। कभी फ्लैश, मतलब कभी पीछे की कहानी, कभी आगे की कहानी, कुछ भी चल रहा है। देन फ्रैगमेंटेशन, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है स्टूडेंट्स। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, इसका यूज वर्जीनिया वुल्फ, जेम्स जॉयस जैसे राइटर्स अपने वर्क्स में कर रहे थे। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस मतलब क्या? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस मतलब राइटर जो है अपने मेन कैरेक्टर के दिमाग में जो भी खिचड़ी पक रही है उसको एज इट इज अपने वर्क में प्रेजेंट करता था, उसी को बोलते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। इसका यूज वर्जीनिया वुल्फ ने अपने वर्क मिसेस डैलोवे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया है। वर्जीनिया वुल्फ को मैं अलग से विश्वास सीरीज में कवर कर चुकी हूँ, नहीं देखा है अगर बच्चा क्लास तो वो देख के आओ। और आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का जो टर्म है वो किसने कॉइन किया। बहुत बार मैं बता चुकी हूँ, क्लास में भी, शॉर्ट्स में भी, अब तक तो पता हो ही जाना चाहिए।
देन बात करते हैं साइकोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन की। तो राइटर्स अपने कैरेक्टर्स के साइकी में, दिमाग में घुस जा रहे थे और सारी चीज़ों को प्रेजेंट कर रहे थे। सिंबलिज्म और इमेजरी का यूज़ था। पोएट्स लाइक टी.एस. एलियट, W.B. Yeats आर यूजिंग सिंबलिज्म एंड इमेजरी। और ओपन एंडिंग और एम्बिग्यूटी, प्ले के एंड में क्या हो रहा है पता ही नहीं चल रहा, वो आपके ऊपर है, आप कुछ भी मानो। लाइक वेटिंग फॉर गोडो लिख दिया, प्ले में क्या लिखा हमें समझ ही नहीं आया कि बस दो कैरेक्टर किसी थर्ड कैरेक्टर का वेट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं पता नहीं। और वो एंड एट द एंड ऑफ द नॉवेल भी वो उससे नहीं मिला है, आगे मिलेगा या क्या हुआ कुछ भी नहीं पता। तो ओपन एंडिंग मतलब कि एंडिंग डिसाइड करना है किसको, ऑडियंस को डिसाइड करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। अब बात करते हैं थीम्स की। थीम्स देखते हुए चलेंगे हम। साइकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट, अर्बनाइजेशन, शहरीकरण, मतलब इस टाइम पे मॉडर्निज्म अपने एरा पे था, अपने पीक पे था। इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, ये सारी टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें फ्लरिश हो रही थी। तो अर्बनाइजेशन हमारा थीम था। मीनिंगलेसनेस, किसी भी चीज़ का, किसी भी कैरेक्टर का कोई पर्पस ही नहीं है, कोई मीनिंग ही नहीं निकल रहा है। वॉर, राइटर्स अपने वर्क में वॉर की रियलिटी प्रेजेंट कर रहे थे। ठीक है, लॉस ऑफ फेथ, भगवान से भरोसा उठ रहा था। आइडेंटिटी क्राइसिस और एलियनेशन, अकेलापन। ये टर्म है एलियनेशन, इसको प्रेजेंट करता है मिसेस डैलोवे में एक कैरेक्टर है स्टीफन वॉरेन स्मिथ। वो कैरेक्टर एलियनेशन को रिप्रेजेंट करता है। वो वॉर का सोल्जर रह चुका है, उस वॉर में उसने अपने फ्रेंड को खो दिया है, उस वजह से वो डिप्रेशन में है। सोसाइटी को लगता है कि इसे अकेला छोड़ देना चाहिए, ये ठीक हो जाएगा, बट उस टाइम पे उसे अकेला नहीं छोड़ना था। एट द एंड ऑफ द वर्क ही कमिट्स सुसाइड। द फोर मूवमेंट्स, द फोर पिलर्स ऑफ दिस एरा, मॉडर्निज्म, इमेजिज्म, सिंबलिज्म और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, ये फोर मेजर मूवमेंट्स है इस एरा की। अब हम आते हैं मेजर नॉवेलिस्ट पे। राइटर्स की बात करेंगे, नॉवेलिस्ट की बात करेंगे, पोएट्स की बात करेंगे और उनके वर्क्स की बात करेंगे। तो चलो, पायनियर ऑफ मॉडर्न प्रोज, तो जेम्स जॉयस, मैंने बताया था, इन्होंने भी अपने वर्क्स में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का यूज किया है। तो जेम्स जॉयस का यूलिसिस, अ पोर्ट्रेट ऑफ एन आर्टिस्ट एज अ यंग मैन और डब्लिनर्स में टोटल 15 शॉर्ट स्टोरीज हैं। ठीक है, कितनी है? 15 शॉर्ट स्टोरीज। और यूलिसिस क्या है? एक दिन की कहानी है, बस एक दिन की कहानी है। वो कौन सा डेट है? 16 जून 1904। D.H. लॉरेंस का सन्स एंड लवर, वुमेन इन लव और लेडी शैटरलीज लवर। वर्जीनिया वुल्फ का मिसेस डैलोवे, टू द लाइट हाउस और लैंडो। मिसेस डैलोवे में उन्होंने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का यूज किया है और इसी वर्क में वो कैरेक्टर है हमारा स्टीफन वॉरेन स्मिथ का। देन वी हैव E.M. फॉस्टर, अ पैसेज टू इंडिया, हावर्ड्स एंड अ रूम विद द व्यू। अब चलते हैं पोएट्स पे। वॉइसेस ऑफ फ्रैक्चर्ड वर्ल्ड, तो W.B. Yeats का द सेकेंड कमिंग, देन सेलिंग टू बाइजेंटियम और ईस्टर 1916। ठीक है, ईस्टर 1916 आयरिश रिवोल्यूशन से इंस्पायर्ड वर्क था उनका। और सेकेंड कमिंग में वो बताते हैं कि आफ्टर 2000 ईयर्स ये जो वर्ल्ड है वो खत्म हो जाएगा और अब हमें बचाने कोई क्राइस्ट नहीं आने वाले हैं, क्राइस्ट की जगह एक रफ बीस्ट का कैरेक्टर आने वाला है। ठीक है, और इसी वर्क में उन्होंने अपने गायर का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, W.B. Yeats पे भी मैं पर्टिकुलर क्लास ले चुकी हूँ, तो आप लोग देख सकते हो। देन वी हैव T.S. एलियट का वेस्टलैंड, द लव सॉन्ग ऑफ G. Alfred Prufrock और 4 क्वार्टर्स। द वेस्टलैंड उनका बहुत ही मेजर वर्क है और इन्होंने इसमें सिंबलिज्म का भर भर के यूज़ किया है। ठीक है, और द लव सॉन्ग ऑफ G. Alfred Prufrock एक ड्रामेटिक मोनोलॉग का वर्क है। देन वी हैव एजरा पाउंड, तो कैंटोस और इन अ स्टेशन ऑफ द मेट्रो और W.H. ऑर्डन का सितंबर 1939 और द अननोन सिटीजन। ठीक है, और द वेस्टलैंड जो वर्क है T.S. एलियट का, वो उन्होंने डेडिकेट किया है एजरा पाउंड को। ओके, डन। चलो, अब बात करते हैं मॉडर्न ड्रामा की। नॉवेल देख लिया, पोइट्री देख ली, अब देखेंगे हम ड्रामा। देन वी हैव G.B. शॉ। G.B. शॉ को इस एज का हम मेजर ड्रामेटिस्ट मानते हैं। G.B. शॉ जो हैं हेनरिक इब्सन से इंस्पायर्ड थे और उनके प्लेस से इंस्पायर्ड होकर इन्होंने अपने प्लेस लिखे, पिग्मेलियन और मैन एंड सुपरमैन। ठीक है, देन वी हैव सैमुअल बेकेट का अ वेटिंग फॉर गोडो एंड T.S. एलियट का मर्डर इन द कैथेड्रल। फैमिली रीयूनियन और द कॉकटेल पार्टी भी T.S. एलियट का वर्क है। और सैमुअल बेकेट का वेटिंग फॉर गोडो जो इन्होंने पहले फ्रेंच में लिखा था, फिर सैमुअल बेकेट ने खुद ही इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी किया है। ठीक है, चलो तो एक बार इंपॉर्टेंस देख लेते हैं इस एरा की। तो इस एरा ने इंग्लिश लिटरेचर को रिवोल्यूशनाइज किया है।
मतलब सारे टेक्निक्स ही चेंज कर दिए। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का यूज़ हो रहा है, फ्रेगमेंटेशन का यूज़ हो रहा है, नॉन लीनियर नैरेटिव का यूज़ हो रहा है, ओपन एंडिंग यूज़ हो रही है, एब्सर्ड प्लेस लिखे जा रहे हैं, तो ये सारे यूज़ हुए थे। इंट्रोड्यूस न्यू लिटरेरी टेक्निक्स जो मैंने अभी बताए हैं। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को पायनियर किया था मॉडर्न रियलिटीज़, जो भी इस टाइम की रियलिटीज़ थी, लाइक डिप्रेशन, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और लोनलीनेस, एलिनेशन, उसको एज इट इज़ राइटर ने प्रेजेंट किया है। और यहीं से इन्फ्लुएंस होता है क्या, पोस्ट मॉडर्न एज या फिर पोस्ट मॉडर्निज्म। ठीक है, तो एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। टाइमिंग क्या थी, 1901 से 1945, और फीचर्स हमें क्या देखने को मिले हैं, तो एक्सपेरिमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, ये टर्म किसने कॉइन किया है बेटा, दिस इज द होमवर्क फॉर यू, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताओगे। सिंबलिज्म और साइकोलॉजिकल रियलिज्म। ठीक है, चलो, तो मेजर इवेंट्स क्या थे, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, रशियन रिवोल्यूशन, ग्रेट डिप्रेशन और वर्ल्ड वॉर सेकेंड, जो इन्फ्लुएंस करता है पोस्ट मॉडर्निज्म को। देन बात करते हैं कीवर्ड्स की, तो मॉडर्निज्म, इमेजिज्म, एलियनिज्म, एलिनेशन और डिसइल्यूजनमेंट। और मास्टरपीस क्या था, तो मास्टरपीस है द वेस्टलैंड बाय टी.एस. एलियट, यूलिसिस बाय जिम जॉयस और प्ले में वेटिंग फॉर गोडो बाय सैमुअल बेकेट। ठीक है, तो मॉडर्न एरा क्या थी, कैसी थी, क्या लिखे गए, कैसे वर्क्स लिखे गए, कौन से राइटर फेमस थे, क्या लिटरेरी टेक्निक यूज़ की गई, आई होप इस वीडियो से वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CUET PG इन इंग्लिश लिटरेचर और इन एनी अदर सब्जेक्ट, हमारे सारे बैचेस पे आपको 3x बेनिफिट सेल लाइव हो चुकी है, जिसके फीचर्स क्या क्या हैं, आपको 47% का डिस्काउंट मिल रहा है विद डबल वैलिडिटी एंड विद द लोएस्ट प्राइस एवर। तो आपको तीन फायदे मिल रहे हैं। यू जस्ट हैव टू यूज़ द कोड SS02 और आप किसी भी बैच में इनरोल कर सकते हो। ओके, और अगर आप स्पेशली तैयारी कर रहे हो फॉर CUET PG इंग्लिश लिटरेचर, तो सेम ऑफर यहाँ भी है, आप SS02 कूपन कोड का यूज़ करके बैच में इनरोल करो और क्लासेस स्टार्ट करो और बेटा प्रिपरेशन स्टार्ट करो टाइम से। ठीक है, क्योंकि देखते देखते टाइम बीत जाएगा, क्योंकि टाइम बीतते टाइम नहीं लगता है। ठीक है, चलो, और ये रही मेरी टेलीग्राम ID, आप इसको स्कैन करके मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो सकते हो फॉर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, लिंक्स, PDFs etc। ठीक है, चलो, तो बैच में आ जाओ, फटाक से तैयारी स्टार्ट करते हैं, रिवीजन भी करेंगे, MCQ भी लगाएंगे और एग्जाम के पहले फुल्ली प्रिपेयर्ड हो जाओगे आप लोग। ओके, तो आई होप ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। आप इसको अपने फ्रेंड्स में शेयर करना ताकि वो 10-10 मिनट में ऐसे ही सारे एजेस को कवर कर ले। क्वेश्चन पूछा है मैंने कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, इस टर्म को किसने कॉइन किया, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में पोस्ट मॉडर्न एज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।